हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द्वीना कॉमर्स चैनल। कैसे हो सब? स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 अकाउंटेंसी का चैप्टर 2, दैट इज़ थियोरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, एंड इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ओके, सबसे पहले है 2.1, दैट इज़ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, है ना। और जैसे कि सुनने में थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी, अगर आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ लिया ना तो आगे अकाउंटिंग काफ़ी इजी होने वाला है आपके लिए, है ना, क्योंकि अकाउंटिंग का फाउंडेशन है ये। ओके, आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि व्हाट इज GAAP, दैट इज जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ना, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल। फिर हम हर प्रिंसिपल का रियल लाइफ एग्जाम्पल देखेंगे, फिर हम एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन टोटल देखेंगे ओवरऑल, है ना। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ओके, तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन कि व्हाट इज़ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो ये अकाउंटिंग के रूल्स और गाइडलाइंस होते हैं, है ना, जो ऑलमोस्ट सब बिजनेस फॉलो करते हैं। अब सोचो, अगर हर बिजनेस अपने हिसाब से अकाउंट बनाएंगे तो क्या होगा? कोई डेली एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा, कोई मंथली एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगा, और कोई कुछ भी स्किप कर देगा, तो फिर प्रॉफिट कंपेयर कैसे होगा, है ना। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अकाउंटिंग में कुछ कॉमन रूल्स बनाए गए हैं, है ना। तो इन्हीं रूल्स को हम बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसका मेन पर्पस क्या है? दैट इज यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करना, अकाउंट्स को रिलायबल बनाना और बिजनेस को कंपेयर करने में इजी बनाना, है ना। बिजनेस का जितना भी हम रिकॉर्ड्स कर रहे हैं, जितना भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है बिजनेस में, तो उसको कंपेयर करने में हमको इजी हो जाए, उसके लिए हम क्या करते हैं? वी यूज दी जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ओके, तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि शॉप ए का ओनर मशीनरी को असेट्स ट्रीट करता है और शॉप बी का ओनर जो है उसी मशीनरी को एक्सपेंस ट्रीट करता है, तो अब दोनों का प्रॉफिट अलग दिखेगा, है ना। तो इन्वेस्टर्स जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे ना, बैंक कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए अकाउंटिंग में स्टैंडर्ड रूल्स होना बहुत ही ज़रूरी था, एंड इसीलिए ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का काम आया हमको, मतलब कि काम पड़ा, और हम ये एक्सेप्ट किया, ये जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बिजनेस ने एक्सेप्ट किया, सभी बिजनेसेस ने। तो सभी बिजनेस सिमिलरली अकाउंटिंग मेथड्स जो है वो फॉलो कर सकते हैं इसकी हेल्प से, है ना। तो गैप का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? यूनिफॉर्मिटी, सब बिजनेस सेम रूल फॉलो करे, ऐसी एक यूनिफॉर्मिटी रहे बिजनेसेस में, वो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव इज रिलायबिलिटी, कि अकाउंट्स ट्रस्टवर्दी हो, है ना। थर्ड इज कंपेरेबिलिटी, दो कंपनीज को जब कंपेयर करना हो तो वो कंपेयर कर सके, बिकॉज कि सेम मेथड्स पे सबने अकाउंट्स बनाए हैं अपने बिजनेसेस के, है ना। बेटर डिसीजन मेकिंग, मतलब कि जब इन्वेस्टर्स और बैंक्स प्रॉपर डिसीजन ले सके, जब बैंक के पास अपने को लोन लेना है कि इन्वेस्टर्स हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो एक बेटर डिसीजन ले सके, तो उनको भी एक हेल्पफुल रहे, वही एक मेजर ऑब्जेक्टिव है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। एंड द फोर्थ इज फ्रॉड कम हो, मैनिपुलेशन जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा जब एक प्रॉपर सेम रूल्स एंड मेथड्स पे हम अकाउंट्स रिकॉर्ड करेंगे, तो, है ना। ये जो पीपीटी में आप देख रहे हैं वो मैंने NCERT बुक जो है 11th क्लास की अकाउंटेंसी पार्ट 1 उसके चैप्टर 2 में से लिया है। तो ये जो भी आप देख रहे हो वो NCERT बुक का कंटेंट है ना।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेसिक अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है दैट मीन्स द फंडामेंटल आइडियाज और अ बेसिक अजम्पशंस अंडरलाइंग द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ फिनेंशियल अकाउंटिंग एंड आर ब्रॉड वर्किंग रूल्स फॉर ऑल अकाउंटिंग एक्टिविटीज, है ना। तो आप देख सकते हैं बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन, मैचिंग, फुल डिस्क्लोजर, कंसिस्टेंसी, कंजर्वेटिज्म, मटीरियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी। तो ये सब मीनिंग आपको पता होगा, पर हम अकाउंटेंसी के पर्सपेक्टिव से ये कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। सबसे पहला है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये जो कंटेंट है वो एनसीईआरटी बुक का कंटेंट मैंने लिखा है एंड मैं आपको एकदम सिंपल वे में वो कंसेप्ट को एक्सप्लेन करती हूँ इन हिंदी, है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश। तो ओके, लेट्स डिस्कस द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो अब जो ये बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल है, तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस और ओनर जो है वो दोनों अलग अलग एंटिटीज होते हैं, है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज़ आप इसको समझे बिना आगे का पार्ट मत देखना, आपको ये पता ही होना चाहिए कि व्हाट इज बिजनेस एंटिटी, है ना। तो एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊंगी कि विवेक ने बिजनेस स्टार्ट किया है 2 lakhs का, है ना। तो अकाउंटिंग में बिजनेस को 2 lakhs रिसीव हुआ है ना। जब आप अकाउंटिंग करते हो, जब आप रिकॉर्ड करते हो, बुक बनाते हो, है ना, जर्नल बनाते हो, फिर लेजर बनाते हो, फिर मैनी मोर अकाउंट्स, राइट। तो बिजनेस के अंदर रिसीव हुआ है 2 lakhs। तो विवेक जो है बिजनेस का ओनर है ना। तो विवेक ने कैपिटल प्रोवाइड किया है किसको? बिजनेस को। तो हम बिजनेस को अलग मानेंगे और विवेक को अलग मानेंगे। हाँ, विवेक इज ओनर ऑफ बिजनेस, बट विवेक इज अ डिफरेंट पर्सन एंड दिस बिजनेस एंटिटी इज अ डिफरेंट पर्टिकुलर एंटिटी। तो अब जब उसने 2 lakhs दिए हैं तो वो 2 lakhs हम क्या मानेंगे? कैपिटल प्रोवाइडर। विवेक इज अ कैपिटल प्रोवाइडर। तो ऑब्वियसली कैपिटल इज द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस, क्योंकि बिजनेस को वो पैसे प्रॉफिट में कवर करने हैं और वो कवर करके विवेक को वापस देने हैं, है ना। ओके, सो अब मान लो कि विवेक बिजनेस के कैश से 10,000 का मोबाइल खरीद लेता है ना, पर्सनल यूज के लिए। तो ये क्या हुआ? ये बिजनेस एक्सपेंसेस हुआ? नो, दिस इज नॉट बिजनेस एक्सपेंस, ये ड्राइंग हुआ, है ना, क्योंकि ओनर और बिजनेस अलग ट्रीट होते हैं। तो एग्जाम में ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जाता है ये ऐसे ट्विस्ट कर करके, तो आपको ये कंसेप्ट पता होना चाहिए, है ना। तो सिंपली आपको याद रखना है कि बिजनेस एंटिटी इज डिफरेंट देन द ओनर। ओनर जो है वो जब पैसे लाता है तो उसको हम कैपिटल बोलेंगे। दैट कैपिटल इज द लायबिलिटी ऑफ आवर बिजनेस बिकॉज वी हैव टू गिव दैट पर्टिकुलर अमाउंट टू द ओनर ऑफ द बिजनेस जो पैसा लाया है। एंड द ओनर इफ दे विड्रॉ एनी मनी फ्रॉम द बिजनेस, राइट, तो वो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करेगा, तो वो ड्रॉइंग अकाउंट होगा, क्योंकि ओनर एंड बिजनेस एंटिटी इज डिफरेंट, है ना। ओके, नेक्स्ट इज मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, है ना। ओके, सो इस मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे जो मनी में मेजर किए जा सकते हैं, है ना। फर्नीचर परचेजेस ऑफ 50,000 वो रिकॉर्ड होगा या ऑब्वियसली होगा। एम्प्लॉय ऑनेस्टी रिकॉर्ड होगा? नो, एम्प्लॉय की ऑनेस्टी रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि इट इज नॉट एन मॉनिटरी, कोई भी मॉनिटरी मेजरमेंट ही नहीं है इसका। आप कैसे ऑनेस्टी को मनी से थोड़ी मेजर कर सकोगे, है ना। सो क्योंकि ऑनेस्टी को एग्जैक्टली मनी वैल्यू में मेजर नहीं कर सकते हम, सो इसीलिए अकाउंटिंग सिर्फ मेजरेबल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है, विच इज कि जिसमें मनी इन्वॉल्व हो। ओके,
सो द नेक्स्ट कंसेप्ट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सो ये गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल जो है वो क्या कहता है कि बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा, है ना। सो अकाउंटिंग एज्यूम करती है कि बिजनेस बंद नहीं होने वाला है। कंपनी ने फॉर एग्जांपल 5 lakhs की मशीनरी परचेज की है, तो अब क्या पूरा 5 lakhs एक साल का एक्सपेंस बनेगा? नो, क्योंकि मशीनरी मल्टीपल ईयर्स तक यूज होगी, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे उस पे, है ना। तो ये जो डिप्रिशिएशन चार्ज किया जाता है ना, वो आपको हम कैलकुलेशन जब करेंगे तब आपको पता चलेगा, है ना। सो अब के लिए आपको क्या याद रखना है कि गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस फ्यूचर में कंटिन्यू करेगा, और इसीलिए अकाउंटिंग अज्यूम करती है कि बिजनेस बंद नहीं होने वाला है। तो जो भी हमने फॉर एग्जांपल मशीनरी ली है, जो लॉन्ग टर्म असेट्स है हमारी, तो उस पर हम डिप्रिशिएशन चार्ज करेंगे, है ना। द नेक्स्ट इज कॉस्ट प्रिंसिपल। ओके, सो अकॉर्डिंग टू कॉस्ट प्रिंसिपल, असेट्स हमेशा ओरिजिनली परचेस्ड कॉस्ट पर ही रिकॉर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने लैंड परचेज की है 3 lakhs रुपीज में, है ना, फिर 5 years के बाद उसका मार्केट वैल्यू 15 lakhs हो गया, ओके, लेकिन बुक्स में लैंड कितनी शो कर रही है? 3 lakhs की। तो क्योंकि अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो करता है, तो हम 3 lakhs पे ही क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। जो भी हमारा कॉस्ट है वो हम 3 lakhs पे कैलकुलेट करेंगे, ओरिजिनल प्राइस पे, है ना। ओके, देन द नेक्स्ट कंसेप्ट इज ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। सो ये जो ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल है, दैट इज द बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग, बिकॉज हर ट्रांजेक्शन्स के 2 इफेक्ट होते हैं। फर्नीचर कैश से परचेज किया है 20,000 का फॉर एग्जाम्पल, तो फर्नीचर इंक्रीज हुआ है और कैश डिक्रीज हुआ है। तो इसी प्रिंसिपल की वजह से डबल एंट्री सिस्टम एग्जिस्ट करता है ना। तो इफ यू वांट टू सी द अकाउंटिंग इक्वेशन, देन असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एक और एग्जांपल देखते हैं। गुड्स क्रेडिट पर परचेज किया है 15,000 का, तो अब क्या हुआ, गुड इंक्रीज हुआ एंड क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हुआ। सो 2 इफेक्ट हमेशा रहेंगे कोई भी ट्रांजैक्शंस के। ओके, द नेक्स्ट इज अकाउंटिंग पीरियड। तो अकाउंटिंग पीरियड जो है वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि बिजनेस कंटिन्यूसली चलता रहता है, बट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए टाइम डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। सो इसी को हम अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल बोलते हैं। ओके, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट बोलते हैं, प्रिंसिपल या कंसेप्ट, आपको जो भी अच्छा लगे वो आप समझो, है ना। एग्जाम में कंसेप्ट हो प्रिंसिपल हो तो सेम है, ऐसा समझना है आपको। ओके, सो यूजुअली ये जो अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 year का होता है ना। इसे प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, टैक्स कैलकुलेट होता है, परफॉर्मेंस इवेल्युएट होता है ना। बिजनेस की बात कर रहे हैं, बिजनेस का प्रॉफिट, टैक्स एंड परफॉर्मेंस। ओके, द नेक्स्ट कंसेप्ट इज मैचिंग प्रिंसिपल। सो मैचिंग प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एक्सपेंसेस को रिलेटेड रेवेन्यू के साथ मैच करना चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल मार्च मंथ की सेल्स है 1 lakhs, तो मार्च के सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी सब एक्सपेंसेस मार्च रेवेन्यू के अगेंस्ट मैच होगा, तभी करेक्ट प्रॉफिट निकलेगा, है ना। पता चला? ओके, नाउ द नेक्स्ट इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन। सो रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन प्रिंसिपल बोलता है कि रेवेन्यू तब रिकॉर्ड होगा जब ऑन होगा, है ना, ऑन हो जाए, है ना। कैश रिसीव होना जरूरी नहीं। फॉर एग्जाम्पल गुड्स क्रेडिट पर सेल किए 25,000 के, तो पेमेंट बाद में मिलेगा, बट सेल इमीडिएटली रिकॉर्ड होना चाहिए। सेल्स जो हो गया है उसको हम इमीडिएटली रिकॉर्ड कर देंगे।
the next concept is full disclosure concept. सो फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बिजनेस की इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हाइड नहीं करनी चाहिए, है ना. फॉर एग्जाम्पल, कोई बिजनेस पे कोर्ट केस चल रहा है, हैवी लोन है, फिनेंशियल रिस्क है, तो ये सब फिनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करना चाहिए ताकि यूज़र्स को कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिले, ताकि यूज़र्स डिसीजन ले पाए कि उनको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है हमारी कंपनी में, है ना. और यूज़र्स सिर्फ इन्वेस्टर्स ही नहीं होते, मैंने बोले थे ओनर इज़ ऑल्सो यूज़र, बिकॉज ओनर हैव टू टेक डिसीजन फॉर एक्सपांडिंग देयर बिजनेस और what to improve in that particular business. Okay, so users को proper information disclose करनी है ना. The next concept is consistency. So same accounting methods should be used every year, है ना. If depreciation method is straight line method this year, then the same method should be used and continue in a next year also. So it can help us in comparison. Okay, फिर आता है conservatism. तो avoid ओवर एस्टिमेटिंग प्रॉफिट एंड एसेट्स, है ना. ओवर एस्टिमेशन जो प्रॉफिट एंड एसेट्स का आप करते हो तो वो अवॉइड करो. फॉर एग्जाम्पल, एक्सपेक्टेड लॉस इज रिकॉर्डेड इमीडिएटली बट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज नॉट रिकॉर्डेड, राइट. So the next is materiality. So only important information should be shown separately. For example, a calculator costing 200 may be treated as expenses directly because amount is very small. तो उसको expenses में include कर सकते हैं, है ना. तो फिर ऐसी small चीज़ें भी separately दिखाने की ज़रूरत नहीं है. And the last is objectivity, है ना. अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी बेस्ड ऑन एविडेंस के बेस पे होना चाहिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, है ना. कुछ भी आप ट्रांजैक्शन लिख दोगे कोई भी थोड़ी ना सच मान लेगा. यू शुड हैव अ परचेज इनवॉइस, यू शुड हैव अ कैश मेमो, बैंक स्टेटमेंट एक्सेट्रा, है ना. तो कुछ भी परचेज किया है, सेल किया, तो उसका एक प्रॉपर रिसिप्ट होना ज़रूरी है और उसके बेसिस पे ही फिर हम एंट्री करेंगे. सो दिस कैन प्रोवाइड यू द ऑब्जेक्टिव प्रूफ. Okay, so thank you everyone.